आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित का एनसीईआरटी पाठ 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 के सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन को करते हैं। 10,999 के बाद अगली 3 प्रकृत संख्याएं लिखिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 10,999 के बाद अगली 3 प्रकृत संख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए हम कोई संख्या 5 बता देते हैं और कह देते हैं कि 5 के आगे वाली 3 संख्याएं लिखिए। तो क्या करेंगे आप, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है अगली 3 प्रकृत संख्याएं हो जाएंगी 5 के बाद वाली। इसी तरह से 10,999 के बाद वाली 3 प्रकृत संख्याएं हमें लिखनी है। लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम 1 जोड़ेंगे। तो 10,999 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये पहली संख्या निकल जाएगी। 10,999 के बाद वाली पहली संख्या क्या होगी, तो ये हो जाएगा 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो 11,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11,000 में हम 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे 5 में 1 जोड़े तो 6 हो गया, 6 में फिर 1 जोड़े तो 7 हो गया। तो फिर से 11,000 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये दूसरी निकल के आ जाएगी, दूसरी प्रकृत संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये 11,001 हो जाएगा। फिर से 11,001 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये 11,002 आ जाएगा। तो ये हो गई 3 प्रकृत संख्या। ठीक है, ये हो गई 3 प्रकृत संख्या। तो इसको लिखेंगे 10,999 के बाद आने वाली अगली 3 प्रकृत संख्या, 3 प्रकृत संख्या कौन कौन सी हैं, 11,000 है, 11,000, 11,001 तथा 11,002 है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमारा है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। ठीक है, 10,001 से पहले आने वाली हमें संख्याओं को लिखना है, तो इसको भी हल करेंगे। देखिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, बस उसमें 0 इंक्लूड हो जाता है पूर्ण संख्याओं में। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है तो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या जरूरी होगा। ठीक है, देखिए 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। 10,001 में हम 1 को घटा देंगे, 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,001 में हम 1 घटाएंगे तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,001 में हम 1 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से 10 ऐसा काम कितने बार करेंगे, कितने बार 1 घटाएंगे, जितना आएगा 3 बार। तो फिर 10,000 में से हम क्या करेंगे, फिर 1 घटा देंगे, फिर से कितना आ जाएगा, 10,000 में से 1 घटेगा तो 9,999 आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी चीज़ें तो आपको पता होंगी, घटाना तो आता ही होगा। अब बात करते हैं 9,999 में से 2 बार तो हो गया, 9,999 में से 1 घटा देंगे, 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 9,999 में से 9 में से 1 जाएगा तो 8 बच जाएगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यानी 9,998। ठीक है, तो 9,998 हो जाएगा और यही 3 आने वाली प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे 1,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्याएं 10,000, 9,999 तथा 9,998 है। तो आशा करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आपका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या देखिए बता देते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है ना, वो जीरो से लेकर के जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उन सभी प्राकृत संख्या यानी डॉट 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 इन्फिनाइट तक होती है। देखिए जैसे कि प्राकृत संख्याओं का मतलब होता है 1 2 3 4 गिनने वाली सारी संख्या, और पूर्ण संख्या का मतलब होता है जीरो भी हो, इस प्राकृत संख्याओं में जीरो भी इंक्लूड हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया है, डीपली हमने बताया है। तो पूर्ण संख्याओं में जीरो भी आता है। ठीक है, और प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता बल्कि एक से शुरू होकर के अनंत तक जाता है। ठीक है, तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते थे, लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो जीरो से लेकर अनंत तक होता है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या में कभी भी सबसे जो छोटा नंबर होगा, सबसे छोटी संख्या होगी, कौन सी होगी? जीरो होगी। ठीक है, जीरो सबसे छोटी संख्या होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? हल में लिख देंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अरे सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। क्या है? शून्य है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो सबसे छोटी है और ये तो सारे बढ़ते ही जा रहे हैं नंबर। ठीक है, इन्फिनाइट तक। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हमारी शून्य है। ठीक है, तो शून्य इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? देखिए इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? लगातार गिनती। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 32 और 53 के बीच कह रहा है ना, तो सबसे इसमें देखिए इसके लिए क्या कहते हैं, 53 और 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? देखिए इसके लिए एक सिंपल सी आसान विधि है। अगर आप ऐसे करना चाहें कि 32 से लेकर के 32 33 34 35 ऐसे लिखेंगे तो ऐसे अच्छा नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक विधि होती है, जैसे कि 32 छोटा नंबर है और 53 बड़ा नंबर है, तो 53 में से हम 32 को घटा देंगे। 53 में से हम क्या करेंगे? 32 को घटा देते हैं। ठीक है, घटाने के बाद से इतना घटाने के बाद से हम इसमें से एक और घटा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? एक और घटा देते हैं। जब एक और घटा देते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है? देखिए 53 हो जाएगा ये, और प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 32 से 33 हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। ठीक है, और 53 में से जब 33 घटेगा, 53 में से जब 33 घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ गया 53 और 32 के बीच जो पूर्ण संख्याओं की संख्या है 20 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगर कह दे कि 5 और 8 के बीच, 5 और 8 के बीच पूर्ण संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 8 है तो 8 लिखेंगे, इसमें से घटा देंगे हम 5, क्योंकि इसमें से छोटी संख्या 5 है। 5 घटाने के बाद एक और इसमें से घटा देंगे अपने मन से। ठीक है, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये -5 एक 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और बराबर में 8 में से 6 हो जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि 5 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 2 है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस प्रश्न को किया और ये हमारा आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल है, इसी आप ध्यान मत दीजिएगा, मैंने समझाने के लिए किया है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, निम्न के परवर्ती लिखिए। ये जो संख्याएं A B C D करके दी गई हैं, इनका परवर्ती संख्या में लिखना है, इसके आगे आने वाली संख्या। यानी कि परवर्ती का मतलब होता है इसमें एक जोड़ देना है, एक अधिक संख्या। ठीक है, इसका एक अधिक परवर्ती संख्या कहलाएगा, इसका एक अधिक परवर्ती कहलाएगा, इसका एक अधिक इसका परवर्ती कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो 24,40,701 है, इसको हमें क्या करना है? इसका परवर्ती लिखना है। परवर्ती लिखने के लिए इसमें हम क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका परवर्ती क्या निकल के आ जाएगा? एक जोड़ेंगे तो ये एक इकाई पे है, ये एक इकाई पे है, एक और एक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से 0 है तो 0 लिख देंगे, इसके बाद 7 है तो 7 लिख देंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर 4 है तो 4 लिख देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। ये हो गया इसका परवर्ती संख्या। 24,40,701 में जब हमने एक जोड़ा तो 24,40,702 आ गया।
यह इसका प्रवृत्ति कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। ये हमारा है 1,01,99 है। ठीक है, इसमें हम इसका हम प्रवृत्ति लिखेंगे तो इसमें हम एक जोड़ देंगे, बराबर में हो जाएगा। देखिए जब एक जोड़े हैं तो इकाई के स्थान पे एक है, इकाई के स्थान पे 9 है। 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 के शून्य हासिल 1, फिर 9 में हम एक हासिल जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के शून्य, फिर से हासिल 1 आया है तो एक हमारा क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। यहाँ पे 0 है तो 0, यहाँ भी 0 है तो 0 और यहाँ पे 1 है तो 1। तो आप किसी भी तरह से जोड़ सकते हैं, हमने डायरेक्ट जोड़ा है यहाँ पे, आप यहाँ पे सामने सामने लिख करके जोड़ सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरीके से प्रवृत्ति निकाला जाता है। ठीक है, बात करते हैं सी नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो इकाई का स्थान पे 1, यहाँ पे 9, तो 9 1 क्या हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 9 एक हासिल बचेगा तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 एक हासिल बचेगा तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 एक हासिल बचेगा तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 एक हासिल है तो 10 हो जाएगा, 10 के शून्य, फिर हासिल 1 बचेगा तो 0 के जगह पे हम 1 लिख देंगे क्योंकि हासिल है। ठीक है, और यहाँ 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ये संख्या जो होगी इस संख्या के प्रवृत्ति होगी क्योंकि हमने इसमें एक जोड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं डी वाली संख्या के बारे में। तो इसमें भी हम एक जोड़ देंगे क्योंकि इसका भी प्रवृत्ति लिखना है। प्रवृत्ति लिखने के लिए हम एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और ये सारी चीज़ें एज इट इज़। 7 है तो 7, 6 है तो 6, 5 है तो 5, 4 है तो 4, 3 और 2। इस तरीके से इसका प्रवृत्ति जो है ये हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक जोड़ देना है किसी भी संख्या में, वह उसका प्रवृत्ति संख्या हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है निम्न के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पहले वाली संख्या, यानी कि इन संख्याओं में से हमें एक घटा देना है। जैसे कि हमें अभी किया कि सभी संख्याओं में हम एक जोड़ देते थे, इसमें अब संख्याओं का पूर्ववर्ती लिखना है तो इसमें हम एक घटा देंगे। जब 94 में से हम एक घटाएंगे तो आपको पता ही होगा 93 आएगा, क्योंकि 93 में एक जोड़ने पर 94 आता है तो एक घटाने पर 93 हो जाएगा। 94 में जब एक जोड़ेंगे तो 95 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 95 जब 94 में एक घटाएंगे तो 93 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए इसमें हम एक घटा देंगे तब क्या हो जाएगा 10,000 है, 10,000 में से अगर एक घटा देंगे तो 9,999 हो जाएगा, क्योंकि 9,999 के बाद वाली जो संख्या होती है 10,000 होती है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। और देखिए कभी भी इस तरीके की संख्याएँ आ जाए तो इसका 2 नंबर देखिए, लास्ट का 2 नंबर देखिए और इसमें से एक घटा दीजिए। ठीक है, एक कम कर दीजिए, यानी 90 है तो इसके 90 के पहले क्या आएगा 89 आएगा, तो 89 लिख दीजिए और इसके पहले वाली संख्या जो भी है एज इट इज लिख दीजिए 0802। सेम वैसे ही लिख दीजिए। ये हो गया इसका पूर्ववर्ती संख्या, -1 घटा दिया हमने और ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या। इसमें भी -1 घटाना है तो एक घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इस 2 अंक में से एक घटा देंगे तो 21 है तो एक घटा देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा और इसके पहले वाली सारे नंबर लिख देंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से इन संख्याओं का पूर्ववर्ती हमने तुरंत निकाल लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखने में आपको लग रहा है कि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, लेकिन बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इसके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करना है, उसके बाद बताना कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि इन दोनों में बाईं ओर कौन स्थित है संख्या रेखा पर, और इन दोनों में बड़ा छोटा का निशान भी हमें लगाना है। ठीक है, तो देखिए 530 और 503 में सबसे पहले हम दोनों संख्याओं में तुलना करेंगे। ठीक है, 530 और 503 देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि 530 बड़ा है और 503 छोटा है। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप कैसे चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए, छोटा और बड़ा चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले वाले नंबर, यानी कि इधर से पहले वाले नंबर की तरफ देखते हैं। इसका भी नंबर 5 है, इसका भी नंबर 5 है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने देखा है कि 1 2 3, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं। अगर इसमें 4 अंक रहते तो ये जाहिर सी बात है ये बड़ा होता। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अंक हैं, दोनों में अगर सेम अंक हैं तो अब दूसरा तरीका ये है कि पहली संख्या देखेंगे। तो पहला संख्या इसका 5 है, पहली संख्या इसका 5 है,
दूसरी संख्या आप देखेंगे क्योंकि दोनों तो सेम है, अभी भी हम तुलना नहीं कर सकते। यहाँ पे दूसरी संख्या में 3 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि ये 3 जो है बड़ा है 0 से, तो इसलिए ये जो 530 होगा, 530 होगा बड़ा होगा किससे, 503 से। 503 से ये 530 क्या होगा, बड़ा होगा। तो इतनी सी बात समझ में आई। अब इसे हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे और संख्या रेखा पर पता करेंगे कौन सी पूर्ण संख्या अन्य पूर्ण संख्या के बाईं ओर स्थित है। देखिए बढ़िया रेखा इस तरीके से कुछ होगा और यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा क्या हो जाएगा, 503 छोटी संख्या इधर रहेगी और इधर बढ़ती हुई जाएगी, तो इधर बढ़ती संख्या जाएगी, हमारी 530 आ जाएगी। ठीक है, संख्या रेखा पर हमारी बढ़ती हुई संख्या जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि बाईं ओर क्या कौन है, बाईं कौन दिशा है, ये है, ये क्या है, बाईं दिशा, और इधर हमारा दाहिना दिशा है। ठीक है, दाईं ओर है, तो बाईं ओर की तरफ कौन सी संख्या स्थित है, 503। तो किस संख्या के बाईं ओर स्थित है, 530 के बाईं ओर 503 स्थित है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे अतः संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। इस तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या इसका मतलब है कि 503 संख्या के बाईं ओर 530 संख्या के बाईं ओर 503 स्थित है, अतः संख्या 503 संख्या 530 के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें लिखनी है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। इसमें बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 370 है और 307 है। इसमें हम पहचानने का तरीका, सबसे पहले नंबर गिनेंगे, 3 नंबर है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो पहली संख्या देखेंगे, 3 है इसमें भी, 3 है इसमें भी। अभी भी नहीं हुआ तो दूसरा संख्या देखेंगे, 7 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि ये 7 बड़ा है तो ये संख्या पूरी बड़ी होगी। तो 370 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 307 से। ठीक है, 370 किससे बड़ा होगा, 307 से। अब देखिए इसमें संख्या रेखा दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर आपका 307 छोटा है तो 307 पहले आएगा और उसके बाद से डॉट 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 आगे 308 309 ऐसे कर 310 ऐसे करते करते 370 आ जाएगा कभी। ठीक है, और जहाँ भी आएगा 370 तो इस 370 के बाईं ओर देखेंगे, इस 370 के बाईं ओर कौन संख्या स्थित है, बाईं ओर कौन संख्या स्थित है, 307 स्थित है। लिखेंगे अतः संख्या 307 संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। 307 क्या है, संख्या 370 के बाईं ओर स्थित है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इसमें सी नंबर क्वेश्चन के बारे में। सी वाला आपका क्वेश्चन है ये 98,765, यहाँ पे 56,789। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें तरीका क्या है, नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 नंबर इसमें भी, 1 2 3 4 5 नंबर इसमें भी। अब हमें इसमें अभी भी तुलना नहीं हो पा रही है, तो तुलना करने के लिए हम यहाँ पे पहली संख्या देखेंगे, 9 है, यहाँ पे पहली संख्या 5 है, यानी कि इसमें 9 पहली संख्या है, यानी कि ये संख्या बड़ी है। तो 98,765 क्या है, बड़ा है इससे 56,789 से। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब देखिए संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे, संख्या रेखा में क्या दिखाएंगे, देखिए सबसे पहले जो छोटी संख्या है यानी कि 56,789, ये इसके बाद से जो आने वाली संख्या होगी अंत में बड़ी संख्या 98,765, तो इसके बाईं ओर कौन स्थित है, इसके बाईं ओर स्थित है 56,789। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या 56,789 संख्या 98,765 के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। डी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन आपका है 98,30,415 और यहाँ पे 10,23,001। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम पहले तो अंक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका अंक बड़ा है ना, तो ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, सारी संख्याएं लिख लेंगे और उसके बाद से ये बड़ी होगी किससे, 98,30,415 से, इससे ये संख्या बड़ी होगी। ठीक है, जब बड़ी होगी तो छोटी संख्या आपकी रेखा लाइन पे पहले लिखी जाएगी,
रेखा पे यानी कि संख्या रेखा पे आपकी छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी 98,30,415 और डॉट 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 ऐसे आ जाएगी हमारी बड़ी संख्या यहाँ पे आ जाएगी 1002301। ठीक है, ये संख्या इधर आ जाएगी यानी कि इस बड़ी वाली संख्या के बाईं ओर कौन स्थित है, ये संख्या स्थित है। तो लिखेंगे अतः संख्या 1002301 के बाईं ओर संख्या 98,30,415 है। ठीक है, तो 98,30,415 किसके बाईं ओर स्थित है, इस संख्या के बाईं ओर स्थित है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस प्रश्न को तो आप समझ गए होंगे, जितना बड़ा था उतना बड़ा है नहीं, बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 और अंतिम क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो कथन यहाँ पे दिए गए हैं, बहुत सारे कथन हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ABCDEFGHIJKLM यहाँ तक आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे कथन हैं, इन सभी कथनों को हमें सत्य असत्य देखना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा है, पहला आप देख सकते हैं ए वाला, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये कह रहा है। ठीक है, शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। चलिए देखते हैं ये सत्य है या असत्य है। देखिए प्राकृतिक संख्या कह रहा है ना, प्राकृतिक संख्या शून्य है। देखिए प्राकृतिक संख्या जैसा कि हम बता दें, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती हैं और 1 2 ऐसे करके अनंत तक होती हैं। ठीक है, इसमें जीरो की तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या जीरो आता ही नहीं है, प्राकृतिक संख्या में जीरो आता ही नहीं है, तो शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है हमारा, असत्य है। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा कथन 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती संख्या है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी समझिए, ये ए वाला था, ये बी वाली संख्या है, बी वाला क्वेश्चन है, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, उसके पहले वाला, पूर्ववर्ती का मतलब उसके पहले वाला। ठीक है, तो बात कर रहा है कि 399 का पूर्ववर्ती है, तो 399 का पूर्ववर्ती क्या होता है भाई, 399 का पूर्ववर्ती तो -1 कर देंगे बराबर 398 होगा। ठीक है, 399 का पूर्ववर्ती तो 398 होगा, लेकिन यहाँ पे 400 को कह रहा है कि 399 का पूर्ववर्ती है, तो ये संख्या, ये जो कथन है हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सी वाला जो हमारा कथन है, सी क्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या की बात किया है सी वाला, पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक की संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या होती हैं। तो 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा जो कथन है ये सत्य है। ठीक है, ये कथन क्या है, सत्य है। बात करते हैं डी वाले क्वेश्चन के बारे में। डी वाले कथन क्या है हमारे, 600 संख्या 599 का परवर्ती संख्या है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 599 का परवर्ती संख्या है वो कितना है, 600 है। 599 का परवर्ती संख्या 600 है, तो 599 का परवर्ती संख्या के लिए हम क्या करते हैं, परवर्ती का मतलब होता है एक जोड़ दो इसमें, तो 599 में एक जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, यानी कि ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब बात करते हैं ई वाले कथन के बारे में। ई वाला कथन हमारा क्या है, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ई वाला क्वेश्चन हमारा, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। प्रकृत संख्या का मतलब क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। इसमें 0 आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या। तो कह रहे सभी जो प्राकृतिक संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं और यहाँ भी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याओं में भी प्राकृतिक संख्या है, इसलिए जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी क्या है, सत्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सत्य है। बात करते हैं अगले एफ वाले कथन के बारे में। तो एफ वाला हमारा कथन क्या है, एफ वाला कथन है, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती हैं, संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या है। देखिए यहाँ पे इसी में देख लीजिए, एफ वाला सभी पूर्ण जो संख्या है वो प्रकृत संख्या 0 नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से यह जो कथन होगा असत्य हो जाएगा, असत्य माना जाएगा, क्योंकि 0 तो प्रकृत संख्या है नहीं, तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या कैसे हो सकती है। देखिए जी नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है, जी नंबर वाला जो कथन है, जी वाला हमारा क्या है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती
एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। जैसे देखिए इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का पूर्ववर्ती, यानी कि मान लीजिए 10 है, 11 है, तो 11 का पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस बराबर हो जाएगा 10। यानी कह रहा है एक संख्या कभी नहीं हो सकती। एक संख्या हो सकती है, कब हो सकती है? जब 10 का हम पूर्ववर्ती निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो 2 अंक था, 2 अंक का जब हमने पूर्ववर्ती निकाला तो 1 अंक आ गया, तो यह क्या है? असत्य है। ठीक है, जो हमारा जी है असत्य है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यह असत्य हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एच वाला हमारा जो प्रश्न है, एच वाला प्रश्न है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होती क्या है? देखिए पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 हो गई, तो 1 कैसे होगा? तो यह भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। इसमें कहा है एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है, तो असत्य है। ठीक है, आई के बारे में बात करते हैं। प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, प्रकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। क्योंकि एक तो क्या होता है, प्रकृत संख्या कहाँ शुरुआत होती है? प्रकृत संख्या कहाँ शुरुआत होती है? 1 से शुरुआत होती है, तो 1 का कोई पूर्ववर्ती तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कथन हमारा क्या है? सत्य है। जे के बारे में बात करते हैं। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 1 का, इसमें प्रकृत संख्या कहा था, इसमें पूर्ण संख्या कह रहा है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये क्या होगा? हमारा असत्य होगा, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती जो है, पूर्ववर्ती 0 हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? असत्य है। ये असत्य है। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, सारे लॉजिक समझ में आ रहे होंगे, सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, सारी चीज़ें हमने बता रखा है। ठीक है, बात करते हैं के बारे में। के नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13, देखिए 11 12 13, तो 11 और 12 के बीच में कौन स्थित है? 13 का आ रहा है, तो ये संख्या, ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें इसके बीच में 11 और 13 के बीच में 12 स्थित है, लेकिन 11 और 12 के बीच में 13 तो नहीं स्थित है, 13 तो साइड में है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। बात करते हैं यल वाले क्वेश्चन के बारे में। यल वाला है हमारा, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 यानी पूर्ण में 0 आता है, तो 0 से छोटा तो कोई होता नहीं है। 0 में अगर 1 घटाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए ये अभी क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सॉरी, ये सत्य हो जाएगा। क्यों सत्य? इसलिए होगा क्योंकि 0 का कोई पूर्ववर्ती होता ही नहीं है, तो सही लिखा है भाई। ये कथन क्या है? सत्य है। यम नंबर हमारा जो कथन है, ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। ये हमारा जरूरी नहीं है। देखिए जैसे 99 होगा, इसका परवर्ती हमें क्या प्राप्त होगा? 100 हो जाएगा, यानी कि ये 3 अंक प्राप्त हो जा रहे हैं, इसलिए ये कथन जो होगा असत्य है। ठीक है, क्या है? असत्य है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे कथन जो हैं समझ में आ चुके होंगे, सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.1 के समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। क्लास 6 के सारे चैप्टर्स के हम क्वेश्चन बताएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।